बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 4 लेवल लेज़र सिस्टम के बारे में सीखने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पॉपुलेशन फॉर 2 लेवल लेज़र सिस्टम, पॉपुलेशन फॉर 3 लेवल लेज़र सिस्टम एंड आल्सो वी हैव ड्रॉन रेट इक्वेशन फॉर 2 लेवल एंड 3 लेवल लेज़र सिस्टम. In this lecture, firstly we will discuss about the population and then the rate equation for 4 level laser system. First of all, we have to know about the what is the population inversion. Then the population inversion, it is the process of achieving greatest population of the atoms in higher energy state as compared to its lower energy states. कि हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है ये किसी भी सिस्टम के अंदर अगर वहाँ पे 2 हैं या 3 स्टेट्स पहले से मौजूद हैं तो वहाँ पर जो हायर एनर्जी स्टेट है वहाँ पर एटम्स की तादाद को ज़्यादा करने का प्रोसेस जो है इसको हम पॉपुलेशन इन्वर्जन का नाम देते हैं और हमेशा इसको हम कंपेयर करवाते हैं ग्राउंड स्टेट के साथ. अब ग्राउंड स्टेट हमारे पास वो फर्स्ट स्टेट है जो कि किसी भी सिस्टम के अंदर लाई कर रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी हम 4 लेवल लेज़र सिस्टम ही की बात कर लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास स्टेट E1 है, ये स्टेट E2 है, इसी तरह ये स्टेट E3 है और इसी तरह ये स्टेट E4 है. अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं उनको हम N1 का नाम देंगे, यहाँ पर N2 होंगे और यहाँ पर N3 हो जाएंगे और फिर यहाँ पर N4 हो जाएंगे. अब देखें कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये इसके मुकाबले में हायर स्टेट है, ये भी हायर स्टेट है और ये भी हायर स्टेट है. इनको हम एक्साइटेड स्टेट का नाम भी दे सकते हैं लेकिन इसको हम ग्राउंड स्टेट ही बोलेंगे. अब फिर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी और ये फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी. अब अगर हम इनिशियली बात करते हैं कि जब हमने इसके ऊपर कोई भी पंपिंग सोर्स या कोई भी इसको एनर्जी सोर्स प्रोवाइड नहीं किया तो उस वक़्त यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटम्स मौजूद होंगे, फिर इससे कम यहाँ पे, फिर इससे कम यहाँ पे और फिर यहाँ पर सबसे कम हो जाएंगे. यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द एटम्स है वो ग्रेटर होगी एट ग्राउंड स्टेट एंड लेस विल बी एट हायर एनर्जी स्टेट. नाउ सी दिस एक्सप्रेशंस एट द ग्राउंड स्टेट E1 is higher state, E2 is lesser than E1 and E3 is also lesser than E2 and E1 and E4 is much less than from the E1 state. Again we will see here that the population inversion, population of atom at ground state is N1, E2 is N2 and population of atoms at energy state E3 is N3 and population of atoms in the energy state E4 is N4. N4, N3, N1, N2 may be any other quantity, may be वो 4 हो, 3 हो, 50 हो, 100 हो, ये डिपेंड, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमें नहीं लम कि कितनी है, बस हम इसका जर्नल केस ही देखते हैं. तो अब हम जिक्र करते हैं इनके लाइफ टाइम का. अब फॉर एग्ज़ाम्पल के यहाँ पर हमने कोई पंपिंग सोर्स अप्लाई कर दिया. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 4 एटम थे या 5 थे या 10 एटम थे, इनमें से यहाँ पर एनर्जी के फोटोन टकराए और ये आकर एटम्स यहाँ पर पहुँच गए. अब हमें कैसे पता कि इनको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी है और ये E4 स्टेट पर पहुँच जाए? तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि हमने जितनी एनर्जी इसको सप्लाई करनी है वो इन दोनों एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के इक्वल हो. अब अगर हम इससे कम एनर्जी देते हैं तो ये कभी भी E4 स्टेट पे नहीं पहुँचेंगे, या फिर अगर हम इनको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर देते हैं तो फिर ये इस स्टेट पे नहीं होंगे बल्कि इस स्टेट को छोड़कर बाहर चले जाएंगे, यहाँ से आयोनाइज हो जाएंगे. तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है जब ये लेज़िंग एक्शन करवाया जाता है तो जिस स्टेट पर एटम्स को भेजना है उसी स्टेट के डिफरेंस यानी कि ग्राउंड स्टेट
और जिस स्टेज पर इन एटम्स को भेजना है उन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एनर्जी सप्लाई करेंगे इन एटम्स को, तो तभी ये वाले एटम्स इस स्टेट पे जाएंगे। अब जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर इन्होंने जितना टाइम स्पेंड करना है उसको हम टाउ से प्रेजेंट करेंगे, फिर यहाँ पर जो टाइम होगा उसको भी हम टाउ से प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर भी जो टाइम होगा उसको भी टाउ से प्रेजेंट करेंगे, और ये वाला टाइम भी। अब जब ये वाली स्टेट E1 है तो इसको हम टाउ 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम टाउ 2 का नाम दे देते हैं, इसको हम 3 का नाम दे देते हैं, और फिर इसी तरह इसको 4 का नाम देंगे। अब ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, इनमें T4 और T2 ये बहुत ही कम टाइम है, यानी कि ये एक्साइटेड स्टेट है, और यहाँ पर जो टाइम है वो 10⁻⁻8 है, 10⁻⁻8 सेकंड है। इसी तरह यहाँ पर जो टाइम है वो 10⁻⁻8 सेकंड है, लेकिन यहाँ पर जो टाइम है 10⁻³ सेकंड है, यानी कि एटम्स जो हैं जब उनको पंप कर दिया जाएगा तो वो इस स्टेट के ऊपर बहुत ही कम टाइम के लिए स्टे करेंगे। यहाँ पे स्टे करने के फ़ौरन बाद, यानी कि यहाँ से जब एटम यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ से फ़ौरन ये ग्राउंड स्टेट की तरफ आना शुरू कर देंगे। पहले यहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन अगर इन दोनों स्टेट के टाइम का हम कंपैरिजन निकालते हैं तो ये वाला टाइम बहुत ही कम है, इसके मुकाबले में ये वाला टाइम काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि एटम्स जो हैं E3 स्टेट के ऊपर इस स्टेट से ज़्यादा टाइम के लिए गुजरेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। फिर यहाँ से जब इस स्टेट पे आएंगे तो यहाँ पर फिर बहुत कम टाइम रह जाएगा, फिर यहाँ से पर भी 10⁻⁻8 सेकंड स्पेंड करने के बाद ये स्टेट E1 तक आ जाएंगे। अब ये यहाँ पर इन्फिनिट टाइम के लिए स्टे कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक्साइटेड स्टेट होगी, ये एक्साइटेड स्टेट होगी। अब यहाँ पर 2 टाइप की एनर्जी एमिट होगी, ये एमिशन 2 टाइप्स का होगा, यानी कि यहाँ से जब यहाँ पर एटम्स आएंगे तो यहाँ पे नॉन रेडिएटिव एमिशन होगी, और फिर यहाँ पर भी नॉन रेडिएटिव ही होगी, नॉन रेडिएटिव, लेकिन यहाँ पर रेडिएटिव होगा। अब लेज़र एक्शन में हमेशा लेजिंग एक्शन जो होता है ये रेडिएटिव के लिए ही होता है, नॉन रेडिएटिव के लिए रिएक्शन ये वाला एक्शन पॉसिबल नहीं होता। रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव का डिफरेंस हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम रेट इक्वेशन निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि किस तरह ये एटम्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। जिस तरह मैंने पेपर के ऊपर ड्रा की थी लाइंस, अब यहाँ पे भी ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर देखें E1, E2 एंड E4 स्टेट हैं, और जो फर्स्ट प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम अब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस के ऊपर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एनर्जी फोटोन आकर ग्राउंड स्टेट के ऊपर मौजूद एटम्स के साथ टकराते हैं। अब जब यहाँ से ये एटम के साथ टकराएंगे तो ये वाले एटम्स मूव करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे, यानी कि ये E4 स्टेट के ऊपर चले जाएंगे। अब देखें फिर क्या हुआ, पहले यहाँ पे कितने हैं 3 और 3 6, लेकिन जैसे ही यहाँ से 3 एटम आकर 3 फोटोन इस एटम के साथ टकराते हैं तो ये ऊपर की तरफ E4 स्टेट पे चले जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन कम हो जाएगी। जब यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ एटम्स विल बी इंक्रीज्ड। अब होना क्या है, होना ये है कि यहाँ से एटम्स ने अपना टाइम पीरियड जो कि 10⁻⁻8 सेकंड है स्पेंड करने के बाद फ़ौरन इन्होंने नीचे आने की कोशिश करनी। जब ये नीचे आएंगे तो ज़ाहिर है जितनी एनर्जी इन्होंने अब्जॉर्ब की वो इन्होंने एमिट तो करनी ही है, लेकिन यहाँ पर जो एमिशन हो रही है वो नॉन रेडिएटिव एमिशन होगी। अब नॉन रेडिएटिव एमिशन क्या होती है, नॉन रेडिएटिव एमिशन हम देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। अब नॉन रेडिएटिव एमिशन जो है ये चार्जेस के लिए या फिर एटम्स के लिए हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि जब भी कोई एटॉमिक सिस्टम हमारे पास मौजूद हो तो उसमें एटम जो हैं जब एक एनर्जी स्टेट से एक एनर्जी लेवल से, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे पास 4 ही एनर्जी लेवल थे जिनको हमने प्रीवियस डिस्कस किया है कि एक एनर्जी लेवल को छोड़कर दूसरे एनर्जी लेवल तक जाते हैं, लेकिन उस दौरान ना तो वो कोई एनर्जी के फोटॉन्स को ऑब्जॉर्व करते हैं और ना ही वो कोई भी एनर्जी की रेडिएशंस एमिट कर रहे होते हैं, तो इस दौरान जो एमिशन हो रही होती है उसको हम नॉन रेडिएटिव एमिशन का नाम देते हैं। दोबारा सुने
कि नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन या नॉन रेडिएटिव एमिशन वो एमिशन होती है कि जब हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है जिसमें एनर्जी स्टेट्स हैं E1, E2 एंड E4 स्टेट सो ऑन स्टेट्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर जो नॉन रेडिएटिव एमिशन उस वक़्त पॉसिबल है जब एटम्स एक स्टेट को छोड़कर दूसरी स्टेट में जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो जब एटम ने एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना तो उन्होंने डेफिनेटली बात है या तो उन्होंने एनर्जी ऑब्जॉर्व करनी है या फिर उन्होंने एमिट करनी है। अगर हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ आएंगे तो ज़ाहिर उन्होंने एनर्जी जो है वो एमिट करनी है। जितनी एनर्जी उन्होंने जज़ब की है या जितनी उनके अंदर कैपेबिलिटी है उसको उन्होंने जो है एमिट कर देना है, और साथ ही उन्होंने अब्ज़ॉर्ब की हुई एनर्जी भी एमिट या फिर उन्होंने अब्ज़ॉर्ब करनी है। लेकिन यहाँ पर ये होगा कि ना तो वो एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करेंगे ना फिर वो एनर्जी को एमिट ही करेंगे। इस दौरान वो ये काम करने से कासर रहते हैं और स्टेट को छोड़ देते हैं, स्टेट को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो इस दौरान जो एमिशन होती है उसको हम नॉन रेडिएटिव एमिशन का नाम देते हैं। या फिर अगर वो एनर्जी का कोई फोटोन एमिट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर यहाँ पे 3 स्टेट 4 स्टेट हैं तो हमने पहले देखा है कि ये 2 स्टेट्स जो हैं, एक E4 और एक E2 स्टेट, ये नॉन रेडिएटिव स्टेट होंगी और यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी एनर्जी, हमें कोई भी लेज़र एक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी एनर्जी फोटोन एमिटर नहीं होगा। लेकिन E3 स्टेट जो है जिसको हम मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं, दरमियानी स्टेट जिसको हम नाम देते हैं, अब यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो 10⁻³ है, यानी कि 10⁻⁸ से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन जब यहाँ से एटम ट्रांसफ़र होंगे E2 स्टेट के ऊपर तो यहाँ पे उनके पास टाइम ज़्यादा था, इस वजह से यहाँ पर जो रेडिएटिव एमिशन होगी, यानी कि जो फोटोन हैं वो बग़ैर एनर्जी एमिट किए, एनर्जी के फोटोन एमिट किए नहीं जाएंगे, कोई ना कोई ये एनर्जी का फोटोन एमिट करेंगे। यानी कि ये उतना ही एनर्जी फोटोन एमिट करेंगे जितना कि इन दोनों स्टेट की एनर्जी में डिफरेंस होगा, और ये स्पॉन्टेनियसली हो या फिर ये स्टिमुलेटेडली हो, यहाँ पर एनर्जी का कोई ना कोई फोटोन एमिट होना है। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी उसको हम रेडिएटिव एमिशन का नाम देंगे या फिर उसको हम रेडिएटिव एनर्जी का नाम देते हैं। बेसिकली जो लेज़र एक्शन है ये यहाँ पर ही पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। अब देखें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहले यहाँ से एटम्स नीचे ट्रांसफ़र हो गए, अब यहाँ से एटम नीचे वाली स्टेट पे आएंगे। यहाँ पर जो एनर्जी फोटोन एमिट हुआ है वो लेज़र एक्शन के लिए पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत कम होती है और ये नॉन रेडिएटिवली बाहर निकल जाता है। लेकिन जब यहाँ से यहाँ पर एटम आएंगे, यहाँ पे दोनों ही मिशन हो रही होती हैं, स्पॉन्टेनियसली भी हो रही होती है और स्टिमुलेटेडली भी हो रही है। अब स्टिमुलेटेडली तब होगी जब हम खुद करवाएंगे, यानी कि इस स्टेट के ऊपर मौजूद एटम्स को हम और ज़्यादा एनर्जी के फोटोन प्रोवाइड कर देते हैं, विच इज़ इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन E2 स्टेट एंड E3 स्टेट। अब देखें यहाँ पर जब एटम इस स्टेट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एटम्स की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी और यहाँ से फिर एनर्जी के फोटॉन जो हैं वो एमिट होना शुरू हो जाते हैं। अब फिर यहाँ पर जब एटम्स बढ़ जाते हैं, ये देखें यहाँ पे एटम्स की तादाद ज़्यादा है, फिर यहाँ से यहाँ तक एटम्स आते हैं तो फिर भी ये नॉन रेडिएटिव एमिशन ही होती है। लेकिन यहाँ पर नॉन रेडिएटिव एमिशन इसलिए हो रही तो यहाँ पर टाइम पीरियड बहुत कम होता है। फिर यहाँ पर ग्राउंड स्टेट हो जाती है, यहाँ पे एटम्स की तादाद बढ़ जाती है, फिर यहाँ से इनको फिर पंपिंग सोर्स अप्लाई करने के बाद ऊपर की तरफ बेच दिया जाता है और इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। अब सबसे जो इफ़ेक्टिव मेथड माना जाता है वो 4 लेवल लेज़र सिस्टम का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते ये हैं कि यहाँ पर एक मेटास्टेबल स्टेट क्रिएट कर ली जाती है जिसको हम E3 स्टेट ही मानते हैं। E3 स्टेट जो है ये मेटास्टेबल स्टेट कहलाती है। अब इसको बाहर से एनर्जी के फोटॉन प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर एनर्जी और इनको दे दी जाती है। अगर यहाँ पर एक तो इन्होंने जैसे ही नीचे आना E2 स्टेट के ऊपर, एक तो इन्होंने ये वाला फोटॉन एमिट करना है, लेकिन जो इन्होंने बाहर से दोबारा फिर ऑब्जॉर्व किया वो भी यहाँ पर एमिट होगा, यानी कि एक वक्त में 2 फोटॉन एमिट होंगे। तो इसी तरह बाद में इसके ऊपर मिरर वगैरह लगाकर इस ऑपरेटर्स में तो इन्हीं फोटॉन को दोबारा रिवॉल्व करवा लिया जाता है। यानी कि ये वाला लेज़र सिस्टम जो है ये दोनों लेज़र सिस्टम यानी कि 2 और 3 से ज़्यादा एफिशिएंट है और यही ज़्यादा लेज़र एक्शन के लिए यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर हम एनर्जी के फोटॉन को ज़ाया नहीं होने देते बल्कि उन्हीं को दोबारा यूज़ करके उन्हीं से हम एनर्जी हासिल करते रहते हैं। तो ये है पॉपुलेशन इन्वर्जन फॉर
4 लेवल लेज़र सिस्टम। अब हम बढ़ते हैं आगे इसकी रेट इक्वेशन निकालने के लिए। तो इट इज़ एसेंशियल टू नो दैट E1 स्टेट हैविंग N1 number of atoms and E2 state N2 state N2 number of atoms, E3 N3 और E4 N4 नंबर ऑफ़ एटम्स रखते हैं। यहाँ पर टाइम पीरियड कितना 10⁻⁸, यहाँ पर 10⁻³ और यहाँ पर फिर -8 और फिर यहाँ पे इन्फिनिट टाइम होता है।